हेलो बच्चों, वेलकम टू आई ट्यूटर क्लासेस। और इसके पहले क्लास में हम लोगों ने लाइफ साइंस के सेल यानी कि कोशिका चैप्टर के बहुत सारे टॉपिक समझने की कोशिश की थी, जैसे कि आपका कोशिका की खोज किसने की, केंद्रक की खोज किसने की, उसके बाद जीवद्रव्य की खोज किसने की, उसके बाद सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, उसके बाद सबसे लंबी कोशिका कौन सी है। और उसके बाद हमने क्या देखा था, केंद्रक के आधार पर हमने कोशिका को दो भागों में बांटा था, जैसे कि प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। और उसके बाद फिर हमने जंतु के आधार पर कोशिका को दो भागों में बांटा था, पादप कोशिका और जंतु कोशिका। और हमने प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका के बीच में अंतर भी देखा था। तो आइए उसके आगे से हम लोग शुरू करते हैं क्लासेस। तो बच्चों, मैंने आप सबको बताया था कि जिस तरह से हम मनुष्य हैं तो हमारे हाथ, पैर, नाक, कान, अलग अलग तरह के अंग पाए जाते हैं। उसी तरीके से कोशिका में भी विभिन्न प्रकार के अंग पाए जाते हैं और उन अंगों को हम क्या कहते हैं, कोशिकांग कहते हैं। तो देखिए क्या लिखा है, जिन कोशिकाओं में पादप कोशिका और जंतु कोशिका की सभी रचनाएं पाई जाती है उसे पारूपिक कोशिका कहते हैं। तो दैट इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। कोशिका के अंदर पाए जाने वाली संरचनाओं को कोशिकांग कहते हैं। मतलब कि कोशिका के अंदर जितनी भी संरचना, जितने भी अंग, कुछ भी अलग अलग प्रकार के ऑर्गन पाए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, कोशिकांग कहते हैं। उसके बाद आइए कोशिका भित्ति यानी कि सेल वॉल। सेल वॉल क्या है, ये आपका कोशिका है। कोशिका के सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं हम लोग, कोशिका भित्ति कहते हैं। इसमें इम्पॉर्टेंट बात क्या है, ये सेलुलोज से बना होता है और ये क्या होता है, निर्जीव होता है। ये क्या से बना होता है, सेलुलोज से मिलकर बना होता है और ये क्या होता है, निर्जीव होता है। ये क्या करता है, पादप कोशिका को बाहर से घेर के रखता है। और ये जो होता है इसमें छोटे छोटे छिद्र भी पाए जाते हैं। जो छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं। प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो कोशिका भित्ति आपको समझ में आया, ये होता क्या है, ठीक है। ये पादप कोशिका को बाहर से घेर के रखता है और ये क्या से मिलकर बना होता है, सेलुलोज से मिलकर बना होता है। और इसमें छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिसे हम लोग क्या कहते हैं, प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं। तो ये देखिए, ये है एक कोशिका। जैसे कि यहाँ पे 3 कोशिका दिखाई दे रहा है आपको, 1 2 3 कोशिका दिखाई दे रहा है। तो देखिए, ये जो सबसे बाहरी परत आपको दिखाई दे रही है ये क्या है, कोशिका भित्ति है यानी कि सेल वॉल है। जो सेल वॉल है वो आपके मेनली 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका प्राइमरी सेल वॉल, जो सबसे बाहरी परत होती है उसको बोलते हैं प्राइमरी सेल वॉल, और जो उसके अंदर वाली परत होती है उसको बोलते हैं सेकेंडरी सेल वॉल। मतलब प्राथमिक कोशिका भित्ति और क्या बोलेंगे इसको, द्वितीय कोशिका भित्ति। और 2 कोशिका भित्ति के बाद इन दोनों को मिला के हम बोलते हैं कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो प्राइमरी वॉल और सेकेंडरी वॉल, इन दोनों को मिला के क्या बनता है, कोशिका भित्ति बनता है। ये समझ में आया होगा। और एक चीज़ यहाँ पे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, 2 कोशिका के बीच में कुछ तरल पदार्थ पाया जाता है। 2 कोशिका के बीच में कुछ तरल पदार्थ पाया जाता है जिसे हम लोग मिडल लैमेला कहते हैं। क्या कहते हैं, मिडल लैमेला कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा, जो कोशिका भित्ति होती है वो पादप कोशिका को बाहर से घेर के रखती है और इसके 2 भाग होते हैं, एक आपका प्राइमरी वॉल और दूसरा आपका सेकेंडरी वॉल। और 2 कोशिका के बीच में कुछ द्रव्य पाया जाता है जिसे हम क्या कहते हैं, मिडल लैमेला कहते हैं। तो हमने अभी देखा कि कोशिका भित्ति सेलुलोज से मिलकर बना है। तो सेलुलोज का मतलब क्या होता है, सेलुलोज का मतलब एक ऐसा कार्बनिक पदार्थ जिसमें कार्बन कितना हो, जिसमें 6 कार्बन हो, हाइड्रोजन 5 हो और ऑक्सीजन भी कितना हो,
हाइड्रोजन 10 होना चाहिए। हाँ, ऑक्सीजन का 2 गुना होता है। तो कार्बन 6 हो, हाइड्रोजन 10 हो और ऑक्सीजन 5 हो, इन अणुओं के समूह को हम लोग क्या बोलते हैं? सेलुलोज कहते हैं। सेलुलोज का मतलब क्या? एक ऐसा कार्बनिक पदार्थ जिसमें कार्बन के 6 अणु हो, हाइड्रोजन के 10 अणु हो और ऑक्सीजन के 5 अणु हो। बस इतना याद रखिएगा। सेलुलोज का फार्मूला अगर ध्यान में रखिएगा तो अच्छी बात है, अगर नहीं भी याद रखते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे भी आपके लेवल में उतना ज़्यादा नहीं पूछेगा। उसके बाद कोशिका भित्ति हमने समझा। कोशिका भित्ति का कार्य क्या होता है? यह पादप कोशिका को एक निश्चित आकार देता है, मतलब कि एक शेप देता है। जिस तरह से होता है ना आपका, आप किसी पानी को जिस तरह से जिस बर्तन में रखोगे तो वो बर्तन क्या पानी को एक शेप दे देगा। आप उसको अगर फ्रिज में डाल देते हो तो वो जम के क्या होगा? बाटी के शेप में बन जाएगा। तो उसी तरीके से कोशिका भित्ति क्या करता है? कोशिका को एक निश्चित आकार प्रदान करता है। यह कोशिका को मजबूती देता है। बाहरी आकार देता है, मतलब कि बाहर से इसकी रक्षा करता है। और इसके आसपास जो प्लाज्मोडेस्माटा होता है, जो इसमें छिद्र होता है, उसके द्वारा क्या होता है? ये आपस में दूसरी कोशिका के द्वारा भी जुड़े हुए होते हैं। अब उसके बाद मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था, ये आपका कोशिका है, ये आपका कोशिका भित्ति हो गया, मतलब ये अभी जो पढ़ा हम लोग। उसके अंदर और एक परत पाई जाती है जिसे हमने क्या कहा था? कोशिका झिल्ली कहा था। क्या कहा था हमने? कोशिका झिल्ली कहा था। तो आइए कोशिका झिल्ली के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, पहला इंपॉर्टेंट बात क्या है? ये प्रोटीन और लिपिड के द्वारा बना हुआ रहता है। प्रोटीन और लिपिड के द्वारा बना होता है। और ये क्या है? एक सजीव झिल्ली है। लेकिन जो कोशिका भित्ति था वो कौन सा झिल्ली था? वो निर्जीव झिल्ली था। तो इन दोनों में अंतर हो गया क्या? कोशिका भित्ति एक तो ये सेलुलोज से मिलकर बना हुआ रहता है, लेकिन कोशिका झिल्ली क्या से मिलकर बना होता है? प्रोटीन और लिपिड के द्वारा मिलकर बना होता है। कोशिका भित्ति निर्जीव होती है, कोशिका झिल्ली सजीव होती है। कोशिका भित्ति सिर्फ पादप कोशिका में पाई जाती है, लेकिन कोशिका झिल्ली जंतु कोशिका और पादप कोशिका दोनों में पाई जाती है। ठीक है, समझ में आया कुछ पॉइंट? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये है आपका कोशिका झिल्ली, इसको प्लाज्मा झिल्ली भी हम लोग बोलते हैं। तो हमने क्या पढ़ा था? ये दो चीज़ से मिलकर बना होता है। क्या क्या से? एक तो लिपिड और दूसरा क्या? प्रोटीन। लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बना हुआ होता है। तो ये देखिए, आपको ये जो ऊपर में गोल 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 स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ब्लू कलर का, ये क्या है? ये लिपिड है। ये क्या है? लिपिड है। और जो इसको ये बड़े बड़े गोल गोल धब्बे दिखाई दे रहे हैं ना आपको, ये क्या है? ये प्रोटीन है। हम इसको इस तरह से भी बोल सकते हैं, लिपिड के समुद्र में प्रोटीन के पत्थर या फिर बर्फ़ के टुकड़े पाए जाते हैं। आपने देखा होगा समुद्र में क्या होता है? समुद्र रहता है, जो अंटार्कटिका यानी कि जो ध्रुवीय क्षेत्र में जो समुद्र होते हैं उनमें क्या होता है? समुद्र रहता है और उसमें बर्फ़ के बड़े बड़े टुकड़े तैरते रहते हैं। तो उसी तरीके से यहाँ लिपिड के समुद्र में प्रोटीन के बड़े बड़े टुकड़े क्या है? ये इस तरह से, ये एक ही जगह स्थित नहीं रहते, ये अपनी जगह को चेंज भी कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका कोशिका झिल्ली का स्ट्रक्चर। अब कोशिका झिल्ली काम क्या करता है? इसका भी सेम काम है। ये क्या करेगा? कोशिका को एक आकार प्रदान करेगा। और इसका ये काम क्या है? इसके द्वारा बहुत सारे कोशिकाओं का निर्माण होता है, मतलब ये कोशिका के अंग के निर्माण में सहायता करता है। ये जीव द्रव्य को घेर के रखता है। अब जीव द्रव्य क्या है? ये आपका कोशिका भित्ति हो गया, ये आपका कोशिका झिल्ली हो गया। तो इसके अंदर जो भी द्रव्य पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? जीव द्रव्य कहते हैं। ये क्या करता है? ये जीव द्रव्य को घेर के रखता है। यह एक अर्धपरागमय झिल्ली की तरह व्यवहार करता है। अर्धपरागमय झिल्ली का मतलब क्या हो गया? ये कुछ पदार्थों को ही अपने अंदर आने देगा, ये सब पदार्थों को अपने अंदर आने नहीं देता है। ये कुछ पदार्थों को ही अपने अंदर आने देगा। जिस तरह से होता है ना, आप लोग अगर किसी बड़े मीटिंग में जा रहे हो या फिर किसी बड़े प्रोग्राम में जा रहे हो तो वहाँ पे क्या होता है? एक पास दिखाना पड़ता है आपको, या फिर आपके पास एक आइडेंटिटी कार्ड होता है। आप वो आइडेंटिटी कार्ड या फिर पास दिखाओगे तभी आपको भीतर में एंट्री मिलेगा। उसी तरीके से जो कोशिका झिल्ली होती है वो सब पदार्थ को अपने अंदर आने नहीं देता है। जिसके पास पास होता है उसी को अंदर आने की परमिशन देता है। तो अब देखिए, कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली में अंतर क्या है? पहली बात तो कोशिका भित्ति सिर्फ पादप कोशिका में पाया जाता है
और कोशिका झिल्ली, ये दोनों में पाया जाता है। ये पादप कोशिका में भी पाया जाता है और जंतु कोशिका में भी पाया जाता है। ये निर्जीव होता है, हमने पढ़ा है इसे। ये सजीव होता है, ये भी पढ़ा है हमने। उसके बाद यह सेलुलोज से निर्मित होता है और यह प्रोटीन और लिपिड से मिलकर बना हुआ होता है। और उसके बाद यह परागमय होता है, मतलब ये सब चीज़ को अंदर आने देगा और बाहर जाने देगा। लेकिन जो कोशिका झिल्ली होता है ये क्या होता है, अर्ध परागमय होता है। ये सबको अंदर आने या फिर बाहर जाने नहीं देता। यह कुछ ही पदार्थ को, कुछ स्पेसिफिक पदार्थ को ही अंदर आने या फिर बाहर जाने की परमिशन देता है। तो हमने देखा कि जो कोशिका झिल्ली होती है वो प्रोटीन और लिपिड से मिलकर बनी होती है। आज तक हमने सुना है प्रोटीन प्रोटीन प्रोटीन, लेकिन प्रोटीन होता क्या है कभी जानने की कोशिश की है? नहीं की है। कभी समझने की कोशिश की है प्रोटीन का मतलब क्या होता है? हमने सुना है मीट खाने में, मीट में प्रोटीन होता है, फिश में प्रोटीन होता है, मिल्क में प्रोटीन होता है, लेकिन प्रोटीन है क्या एक्चुअली? कभी जानने की कोशिश की? नहीं की। चलिए आज मैं बताता हूँ आपको प्रोटीन होता क्या है। ऐसे कार्बनिक पदार्थ जिसमें कि ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, एमिनो एसिड और हाइड्रोजन, मेनली ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, ऐसे पदार्थों के समूह को क्या कहते हैं हम लोग? प्रोटीन कहते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, नोट डाउन कीजिएगा। उसके बाद हमने पढ़ा कोशिका झिल्ली दो पदार्थ से मिलकर बनी होती है। क्या कैसे? एक तो प्रोटीन और दूसरा लिपिड। तो प्रोटीन मतलब समझा हमने क्या क्या पाया जाता था वहाँ पे? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और क्या क्या था? नाइट्रोजन और एमिनो एसिड, ना? नाइट्रोजन और एमिनो एसिड। अब लिपिड का मतलब क्या है? लिपिड में सिर्फ 3 पदार्थ से मिलकर बना होता है लिपिड। क्या क्या? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के समूह को क्या कहते हैं हम लोग? लिपिड कहते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ रहा हो सब कुछ। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट डाउन करके रखिएगा। उसके बाद हम आते हैं जीव द्रव्य में, मतलब कि प्रोटोप्लाज्म में, कि प्रोटोप्लाज्म होता क्या है। ये आपका एक कोशिका हो गया, ये आपका कोशिका झिल्ली हो गया, ये कोशिका भित्ति, ये कोशिका झिल्ली और ये आपका क्या हो गया? केंद्रक हो गया। तो एक कोशिका के अंदर जितने भी द्रव्य पाए जाते हैं या फिर जितने भी कोशिकांग पाए जाते हैं सबको हम क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। तो देखिए क्या लिखा है, कोशिका के अंदर पाए जाने वाले जीवित पदार्थ को जीव द्रव्य या फिर प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। जीवित पदार्थ मतलब ज़्यादातर ऑलमोस्ट सब जीवित ही होते हैं, क्योंकि सब कार्य करते रहते हैं। कोशिका में निर्जीव होगा तो उसका तो डेथ ही हो जाएगा। ऑलमोस्ट सब कुछ कार्य करते रहते हैं, इसलिए इसके क्या कहते हैं? जीवित पदार्थ। उसके बाद इसका निर्माण मुख्य रूप से कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य से मिलकर होता है। अब ये चीज़ क्या होता है मैं आपको अभी समझाऊंगा। एक मिनट देखिए, आपका प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म 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 का मतलब क्या है? आपको पता है जीव द्रव्य का मतलब क्या है? जीव द्रव्य का मतलब, जीव द्रव्य को ही प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। ये इंग्लिश नाम और हिंदी नाम दोनों याद रखिएगा। एग्जाम में कभी कभी डायरेक्ट इंग्लिश नाम से ही क्वेश्चन उठा के दे देता है, ठीक है? तो आपको पता है केंद्रक द्रव्य क्या है? केंद्रक द्रव्य क्या है? हैंडराइटिंग बहुत ख़राब है मेरी, तो माफ़ कीजिएगा। केंद्रक द्रव्य क्या है? केंद्रक द्रव्य मतलब केंद्र के अंदर पाए जाने वाले द्रव्य को क्या बोलते हैं? केंद्रक द्रव्य कहते हैं। और जो केंद्र के बाहर द्रव्य पाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं हम? थोड़ा दिमाग लगाइए, मैंने पहले क्लास में बोला था। क्या होगा आंसर? अब ये चीज़ मैं नहीं बताऊंगा, वीडियो देखने के बाद ग्रुप सेक्शन में आप बताइएगा। जो केंद्र के अंदर पाया जाता है उन्हें हम केंद्रक द्रव्य कहते हैं, और जो केंद्र के बाहर जो द्रव्य पाया जाता है उन्हें हम क्या कहते हैं? आई होप यहाँ आंसर था, आप लोगों ने देख लिया शायद। ठीक है। तो जो प्रोटोप्लाज्म होता है वो 2 चीज़ से मिलकर बना होता है। क्या? एक तो केंद्रक और उसका केंद्र के जो द्रव्य होता है उससे, और कोशिका द्रव्य से। क्या से? कोशिका द्रव्य से। तो केंद्रक होता क्या है? जीव द्रव्य के अंदर
एक गोलाकार रचना पाई जाती है, और जो गोलाकार रचना होती है ये कोशिका के अंदर होने वाली समस्त क्रियाओं का नियंत्रण करती है, और इसीलिए इसे हम कोशिका का मस्तिष्क कहते हैं। इतना याद रखिएगा, केंद्रक जीवद्रव्य में पाई जाने वाली एक गोलाकार रचना है जो कोशिका में होने वाली समस्त क्रियाओं का नियंत्रण करती है, इसीलिए इसे हम कोशिका का मस्तिष्क कहते हैं। चलिए मैं आपको बता देता हूँ प्रोटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म में अंतर क्या है। प्रोटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म में अंतर क्या है। प्रोटोप्लाज्म का मतलब क्या हो गया, साइटोप्लाज्म का मतलब क्या। साइटोप्लाज्म मतलब जो कोशिका के अंदर जो भी चीज़ पाया जाता है, जो भी द्रव्य या फिर जो भी कोशिकांग पाया जाता है वो क्या है, साइटोप्लाज्म है। और न्यूक्लियस यानी कि न्यूक्लियस द्रव्य मतलब न्यूक्लियस के अंदर जो द्रव्य पाया जाता है, तो ये न्यूक्लियस ये केंद्रक है, केंद्रक के अंदर जो द्रव्य पाया जाएगा, यानी कि केंद्रक के बाहर जो द्रव्य पाया जाता है, यानी केंद्रक के बाहर जो चीज़ पाए जाते हैं, जो कोशिकांग पाए जाते हैं, उन्हें हम साइटोप्लाज्म कहते हैं, और जो केंद्र के अंदर पाए जाते हैं उन्हें हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। तो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म दोनों के समूह को क्या कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। प्रोटोप्लाज्म पीछे दर्शाना, प्रोटोप्लाज्म का मतलब क्या हो गया, एक तो हो गया न्यूक्लियोप्लाज्म जो न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है, प्लस साइटोप्लाज्म मतलब कि जो केंद्र के बाहर पाया जाता है, इसे कहते हैं हम लोग प्रोटोप्लाज्म। और एक बार रिपीट करना हो, इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट क्लियर रखने के लिए ये सब चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। प्रोटोप्लाज्म का मतलब क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म का मतलब होता है जो केंद्र के बाहर जो भी चीज़ पाए जाते हैं उन्हें साइटोप्लाज्म कहते हैं, मैंने सी से दर्शाया उसको, और जो केंद्र के अंदर पाया जाता है उसे एन से न्यूक्लियस से दर्शाया। तो प्रोटोप्लाज्म का मतलब होता है न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म। आई होप आपको समझ में आया हो। उसके बाद देखिए एक जो केंद्रक होता है, मैंने ये केंद्रक का डायग्राम लिया है, तो ये देखिए केंद्रक में क्या होता है, जो बाहरी परत है उसे हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर इन्वेलप मतलब कि केंद्रक झिल्ली, और जो इसमें छिद्र पाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, न्यूक्लियर पोर मतलब कि केंद्रक छिद्र, और जो इसके अंदर द्रव्य पाया जाता है उन्हें हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म यानी कि केंद्रक द्रव्य। अब केंद्रक के अंदर और एक गोलाकार रचना पाई जाती है जिसे न्यूक्लियस कहते हैं या फिर केंद्रिका कहते हैं। ये डायग्राम इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जितने चीज़ मैं बता रहा हूँ वो बहुत ही मैंने क्या बोले इम्पॉर्टेंट चीज़ को चुन के बहुत सारे स्टडी करके उसके बाद जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है उसी को बता रहा हूँ। तो प्लीज़ जितनी चीज़ बता रहा हूँ उनसे कृपया करके कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। ये देखिए और एक डायग्राम देखिए केंद्रक का, जो इसकी बाहरी परत है उसे क्या कहते हैं, केंद्रक झिल्ली कहते हैं। उसके बाद जो इसमें छिद्र पाया जाता है उसे क्या कहते हैं, केंद्रक छिद्र कहते हैं। जो इसके अंदर द्रव्य पाया जाता है उसे क्या कहते हैं, केंद्रक द्रव्य कहते हैं। और इसमें ये क्रोमोसोम की एक जालीनुमा रचना पाई जाती है जिसे केंद्रक जाल कहते हैं। और इसके अंदर एक और गोलाकार रचना पाई जाती है जिसे केंद्रिका कहते हैं। इससे पहले वाले पिक्चर में भी हमने सब कुछ देखा था। तो केंद्रक में क्या क्या पाया जाता है, केंद्रक झिल्ली पाया जाता है, केंद्रक द्रव्य पाया जाता है, केंद्रक जाल पाया जाता है और केंद्रिका पाई जाती है। इसके बाद वाले बाद वाले लेक्चर में हम लोग इसके आगे कंटिन्यू करेंगे केंद्र के पार्ट के ऊपर। मैंने जितना कुछ कराया है उसका ग्रुप सेक्शन में मैंने हाईलाइट करके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डाल दिया हूँ राति को। इसलिए आप लोग से गुजारिश है कि आप लोग हो सके तो उन नोट्स उसका जो भी चीज़ मैंने हाईलाइट्स किया है उसका कॉपी में अच्छे से नोट्स बना लीजिए, क्योंकि नोट्स बनाइएगा तो आपको नेक्स्ट टाइम रिवीजन करने में सुविधा होगा। क्योंकि बार बार वीडियो देखना टाइम वेस्ट करने के बराबर है। तो उससे अच्छा आप जब एक बार नोट्स बना लीजिएगा तो आपको सेकेंड टाइम जब आपको रिविज़न करना होगा तो आप डायरेक्ट नोट्स उठाइएगा तो आपको रिविज़न करने में सुविधा होगी। तो आई होप आज आपको सब कुछ समझ में आया हो। थैंक यू।